3 जनवरी 2026 ये एक ऐसी तारीख है जिस दिन अमेरिका ने कुछ ऐसा किया जो उसने कई दशकों से नहीं किया था। हुआ यह कि यूएस के एक सिटिंग प्रेसिडेंट ने अपने मिलिट्री को ऑर्डर्स दिए किसी दूसरी कंट्री के, जो कि एक सोवरेन नेशन है, उसके एक सिटिंग प्रेसिडेंट को कैप्चर करने के। और यूएस मिलिट्री ने अपने इस ऑपरेशन को नाम दिया ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व, जो कि कंडक्ट किया गया था वेनेजुएला के खिलाफ, एक ऐसी कंट्री जिसके पास दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व है। और यूएस मिलिट्री के इस एक्शन पर कईयों ने इसको सपोर्ट किया, कई सारे देशों ने इसका विरोध भी किया और कुछ देश न्यूट्रल रहे और उन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से डायलॉग के माध्यम से ही इस समस्या का समाधान करने पर जोर दिया, जिसमें भारत भी आता है। लेकिन इस सब में कुछ बड़े प्रश्न हैं, जैसे कि यूएस मिलिट्री के जो एक्शन है, इसे अमेरिका की कोई कमाल की जियोपॉलिटिक्स माने, या ये माने कि अमेरिका के प्रेसिडेंट किसी ग्लोबल डिक्टेटर की तरह एक्ट कर रहे हैं, या फिर ये उनकी कोई कमाल की रणनीति है। और इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण, वेनेजुएला जहाँ पे एक्शन हुआ तो वहाँ के लोग एक्चुअल में क्या चाहते हैं और वे यूएस के इस मिलिट्री एक्शन को किस तरह से देखते हैं। तो इन सभी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम आज के इस एपिसोड में चर्चा करेंगे। तो स्वागत है आप सभी का डिफेंस ज्ञान सीरीज के एक बेहद ही फ्रेश एपिसोड में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। तो सबसे पहला प्रश्न जो कि सबसे ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है कि क्या इस तरह के मिलिट्री एक्शन ये दिखाता है कि यूएस प्रेसिडेंट किसी ग्लोबल डिक्टेटर की तरह एक्ट कर रहे हैं या फिर किसी कमाल के रणनीतिकार की तरह। अब इसका जो उत्तर है वो इतना आसान भी नहीं है, लेकिन हम इसको यूएस प्रेसिडेंट की अप्रोच से समझने का प्रयास करेंगे। तो वेनेजुएला में यूएस का जो एक्शन हुआ तो उसका एक ऑफिशियल नैरेटिव है, जिसमें यूएस प्रेसिडेंट का ये कहना है कि ये जो ऑपरेशन था ये किसी ड्रग ट्रैफिकर के खिलाफ एक लॉ इन्फोर्समेंट एक्शन था और इस ऑपरेशन को किसी दूसरी कंट्री पर इन्वेजन की तरह डिस्क्राइब नहीं किया गया। यूएस प्रेसिडेंट का कहना है कि वेनेजुएला के प्रेसिडेंट निकोलस मादुरो ड्रग ट्रैफिकिंग के वास्ट क्रिमिनल नेटवर्क के किंग पिन थे और जो कि अमेरिका में भी खतरनाक ड्रग्स की तस्करी के लिए जिम्मेदार थे। और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का ये भी क्लेम है कि इस ऑपरेशन को कंडक्ट करने के लिए यूएस प्रेसिडेंट के पास कॉन्स्टिट्यूशनल इनहेरेंट अथॉरिटी है और इसके लिए उन्हें यूएस कांग्रेस से परमिशन की जरूरत नहीं थी। बाकी इस ऑपरेशन को डेल्टा फोर्स के स्पेशल ऑपरेटर्स ने 30 मिनट से कम समय में पूरा किया, जिसमें वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को उनके सुरक्षित कंपाउंड से कैप्चर किया गया था। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे पहलू भी हैं जो कि कुछ ग्लोबल एक्सपर्ट्स की चिंता को बढ़ाते हैं, जैसे कि इस ऑपरेशन में यूएस की जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है उसको बाईपास किया गया। भले इसको लेकर यूएस प्रेसिडेंट का तर्क ये था कि कांग्रेस को इन्फॉर्म नहीं किया क्योंकि इससे ऑपरेशन की डिटेल्स भी लीक हो सकती थी। और वहीं नवंबर 2025 में एक स्टेटमेंट में ट्रंप के चीफ ऑफ स्टाफ ने कहा था कि लैंड ऑपरेशंस के लिए कांग्रेशनल अप्रूवल की जरूरत होती है। और अब लगभग 2 महीने बाद ही उसी सेम एडमिनिस्ट्रेशन ने अपने ही शब्दों को कॉन्ट्राडिक्ट किया है, और वो किया है जो कि उनके मुताबिक एक समय पर लीगली इम्पॉसिबल था। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि भले ही यूएस इस ऑपरेशन को किसी ड्रग ट्रैफिकिंग के खिलाफ एक लॉ इन्फोर्समेंट एक्शन की तरह डिस्क्राइब कर रहा है, लेकिन इस तथ्य को कोई इनकार नहीं कर सकता है कि ये एक्शन जिसके खिलाफ हुआ है वो किसी कंट्री का सिटिंग प्रेसिडेंट है, एक हेड ऑफ द स्टेट। भले उन पर चार्जेस कुछ भी हो, लेकिन वो ऑफिशियली किसी कंट्री की सबसे टॉप मोस्ट पोजीशन पर बैठा हुआ है। इसके अलावा जिस तरह से इस एक्शन के बाद यूएस प्रेसिडेंट ने यह भी क्लेम किया कि अब से वेनेजुएला को यूएस कंट्रोल करेगा, यूएस की कंपनीज वहाँ जाएंगी, ऑयल एक्सट्रैक्ट करेंगी वगैरह वगैरह। तो ये दिखाता कि किस तरह से यहाँ पे एक तरफा तरीके से रिसोर्सेज को सीज किया गया है, यानी कि यहाँ पे एक तरह से किसी दूसरे संप्रभु राष्ट्र का इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है और वो भी डायरेक्टली बिना उसके कंसेंट के। इतना ही नहीं बल्कि मल्टीपल यूएन एक्सपर्ट्स ने भी इस एक्शन को अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया है, जिसमें यूएन के सेक्रेटरी जनरल ने भी इस पर गहरी चिंता व्यक्त करी है, क्योंकि उनको डर है कि इस तरह का एक्शन आगे एक खतरनाक ग्लोबल ट्रेंड शुरू कर सकता है जिसमें अंतर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे जिस तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस को बाईपास किया गया है, किसी दूसरे संप्रभु राष्ट्र के बिना कंसेंट के उनके रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है और वो भी डायरेक्टली अंतर्राष्ट्रीय कानून को इग्नोर किया जा रहा है, किसी भी लीगल फ्रेमवर्क की यहाँ पर रिस्पेक्ट नहीं की गई है। तो यह कहीं ना कहीं प्रेसिडेंट ट्रंप के डिक्टेटर वाले ट्रेड्स को दर्शाता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जिस तरह से इस मिलिट्री एक्शन को एग्जीक्यूट किया गया जो कि बेहद ही इफेक्टिव था, कम से कम कोलैटरल डैमेज के साथ, तो वो एक स्ट्रेटेजिक कैलकुलेशन भी दिखाता है। तो आप कह सकते हैं कि अमेरिका की करंट गवर्नमेंट अभी भी कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स के अंडर ऑपरेट कर रही है, लेकिन साथ ही साथ वो अपनी इसी लिमिट को बहुत ही आक्रामक तरीके से पुश कर रही है और टेस्ट कर रही है, और जिसके आगे चलकर खतरनाक होने की संभावना भी बनती है। इसके बाद जो दूसरा बड़ा प्रश्न है कि वेनेजुएला के जो लोग हैं तो यूएस के इस इंटरवेंशन को किस तरह से देखते हैं, वो इसे किसी कब्जे की तरह देख रहे हैं या फिर वे इस एक्शन का स्वागत कर रहे हैं। तो इसके लिए हम कंसिडर कर सकते हैं उस पब्लिक सर्वे को जो कि कंडक्ट हुआ था पिछले साल 14 से 19 नवंबर के बीच में, और इस सर्वे में 55% ने किसी फॉरेन मिलिट्री इंटरवेंशन का विरोध किया था, जबकि केवल 23% इसके फेवर में थे।
तो कहने का मतलब ये है कि जब तक कि अमेरिका के एक्शन नहीं हुआ था तो उससे पहले तो वेनेजुला के जो अधिकतर लोग हैं वो अमेरिका के इस तरह के मिलिट्री एक्शन को रिजेक्ट करते हैं। और वहीं वेनेजुला के जो लोग किसी दूसरे देश में रह रहे हैं लगभग 8 मिलियन के आसपास, तो उन्होंने इस तरह के किसी फॉरेन मिलिट्री इंटरवेंशन का स्ट्रांगली सपोर्ट किया है। और एग्जाइल में से लगभग 55% लोग अमेरिकी हस्तक्षेप को यहाँ पे डेमोक्रेसी को बहाल करने का सबसे अच्छा रास्ता मानते हैं। तो कहने का मतलब यह कि वेनेजुला में जो रह रहे हैं तो उनमें से अधिकतर किसी भी फॉरेन मिलिट्री इंटरवेंशन को नहीं चाहते हैं, और वेनेजुला के जो लोग किसी दूसरी कंट्री में रह रहे हैं तो वो किसी फॉरेन मिलिट्री इंटरवेंशन के पक्ष में हैं। लेकिन ये तब तक का सर्वे था जब तक कि यूएस ने इस मिलिट्री एक्शन को अंजाम नहीं दिया था और वेनेजुला के प्रेसिडेंट को कैप्चर नहीं किया था। लेकिन अब जब वेनेजुला के प्रेसिडेंट को कैप्चर कर लिया है तो उसके बाद से रिएक्शन काफ़ी मिक्स आया है, और जिसके तहत सोशल मीडिया पर कुछ ऐसी वीडियोज़ आई थी जहाँ पे वेनेजुला की कुछ जगहों पर सड़कों पर लोग इस चीज़ को सेलिब्रेट कर रहे थे और उनको उम्मीद थी कि अब यहाँ पे कुछ जाके डेमोक्रेटिक बदलाव आएगा। लेकिन वहीं एक पिक्चर ऐसी भी थी जहाँ पे कोई सेलिब्रेशन नहीं है, बल्कि उनको एक तरह का डर है। डर इस बात का कि वेनेजुला का भविष्य क्या होगा और यहाँ की स्थिति भी कहीं सीरिया की तरह ना हो जाए। और वेनेजुला के कुछ निवासी ये भी मानते हैं कि यहाँ की जो स्थिति है वो केवल वेनेजुला के इस करप्ट प्रेसिडेंट के जाने से फिक्स नहीं हो जाएगी, इसके लिए और भी कुछ करना पड़ेगा। और रही बात किसी विदेशी ताकत के यहाँ पे कब्जा करने से, तो ऐसा करने से तो यहाँ पे बिल्कुल भी सही नहीं होगा। तो कहने का मतलब ये कि यूएस के इस मिलिट्री एक्शन के बाद से वेनेजुला के लोगों का रिएक्शन काफ़ी मिक्स रहा है। और कुछ ऐसे भी हैं जो कि वेनेजुला के प्रेसिडेंट के कैप्चर हो जाने से खुश हैं, लेकिन वो इस बात से खुश नहीं है कि कोई और विदेशी ताकत उनकी कंट्री को कंट्रोल करेगी। और जो अधिकतर वेनेजुला के लोग हैं वो यही चाहते हैं कि उनका अपना खुद का लीडर यहाँ की सब चीज़ें मैनेज करे, ना कि अमेरिकन्स। तो इसलिए करंट सिचुएशन ये बताती है कि अमेरिकन गवर्नमेंट के लिए फ़िलहाल वेनेजुला को कंट्रोल करना इतना भी आसान रहने वाला नहीं है, और वो कैसे कंट्रोल करेंगे वो तो आगे आने वाला समय बताएगा। बाकी इसी के साथ एक नज़र इतिहास में डालना भी ज़रूरी है कि जब जब देशों में अमेरिका के नेतृत्व में रिजीम चेंज हुई हैं तो उसके बाद के परिणाम कैसे रहे हैं, और उसकी एक लिस्ट एनडीटीवी की तरफ से जारी की गई है। और उसकी शुरुआत होती है लेट 2001 से, जब यूएस फोर्सेस काबुल पहुंची, तालिबान के रूल को ख़त्म किया गया, अमेरिका की बैकिंग के साथ अफगानिस्तान का एक नया लीडर इंस्टॉल किया गया, और उस समय के तत्कालीन अमेरिकन राष्ट्रपति जॉर्ज बुश बिल्कुल कॉन्फिडेंटली इस बात को कह रहे थे कि अब सेंट्रल एशिया में डेमोक्रेसी की जड़ें फैल रही हैं। और फिर हुआ क्या, लगभग 2 दशक के बाद तालिबान वापस से अपनी पावर में आ गया, और जितनी तेज़ी से उनको हटाया गया था उतनी ही तेज़ी से वो वापस आ गए। और ये पावर चेंज का जो ट्रांजिशन था वो कितना भयानक था वो हम सभी ने देखा ही है। इसके बाद अगर बात करें इराक की, जब अमेरिकन सैनिकों ने इतनी ही तेज़ी से 2003 में सद्दाम हुसैन को सत्ता से हटा दिया था, और यहाँ पर भी अमेरिका ने एक डेमोक्रेटिक ट्रांसफॉर्मेशन का प्रॉमिस किया था, और बदले में मिला कि एक लंबे समय की इंसर्जेंसी, सिविल वॉर, रीजनल डिस्टेबलाइजेशन, और ऑब्वियसली आईसिस भी उभर के सामने आया, जो कि अब एक बड़ा सरदर्द बना हुआ है। और रिपोर्ट के मुताबिक इंडिपेंडेंट और सोवरेन नेशंस की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में हस्तक्षेप करने का अमेरिका का बहुत ही पुराना रिकॉर्ड रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक यूएस ने पिछले 120 वर्षों के अंदर करीब 35 फॉरेन लीडर्स को फोर्सफुली हटाया है, और अधिकतर समय यूएस के नेतृत्व में जब जब रिजीम चेंज करवाई गई हैं तो उसके परिणाम हमेशा ही भयानक रहे हैं। और ऐसा एग्जाम्पल आपको बहुत ही मुश्किल से ही मिलेगा कि अमेरिका के इस तरह के एक्शन के बाद वहाँ पे सब कुछ सही हुआ। और अब इसी सिमिलर से एक्शंस एक बार फिर से हमें वेनेजुला में देखने को मिले हैं, और अब आगे चलकर वेनेजुला के परिणाम किस तरह से होंगे तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन हाँ, वेनेजुला में अमेरिका का जो ये ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व था, तो अगर इसको केवल एक मिलिट्री ऑपरेशन के हिसाब से देखा जाए तो ये चर्चा करने लायक बहुत ही दिलचस्प विषय है। तो इस रेड को कंडक्ट करने से पहले यूएस की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने कई महीने जुटाए हैं वेनेजुला के प्रेसिडेंट के रूटीन, उसकी लोकेशन, उसकी सिक्योरिटी, इन सभी की इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने में। और तो और इस रेड की रिहर्सल करने के लिए उनके कंपाउंड का रेप्लिका भी बनाया गया था। यूएस के मिलिट्री फोर्सेस को कैरिबियन में पोजीशन किया गया। ऑफिशियली कहा गया था वो एंटी ड्रग और माइग्रेशन मिशन के लिए है, लेकिन एक्चुअल में वो इसी तरह के एक्शन के लिए तैयार थे। बाकी इस ऑपरेशन को अर्ली आवर्स में कंडक्ट किया गया था। इसमें 150 से अधिक एयरक्राफ्ट शामिल थे। यूएस के फोर्सेस ने वेनेजुला के डिफेंस को डिस्टर्ब करने के लिए साइबर और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का भी इस्तेमाल किया था। कहने का मतलब ये है कि ये ऑपरेशन है ये दिखाता है कि किसी भी मिलिट्री ऑपरेशन में बेहतरीन तालमेल उस ऑपरेशन को कितना ज़्यादा इफेक्टिव बना सकता है, क्योंकि इस पूरे ऑपरेशन में 150 से अधिक एयरक्राफ्ट और स्पेशल फोर्सेस के ऑपरेटिव्स ये सब एक साथ बेहतरीन तालमेल के साथ काम कर रहे थे। इसमें स्पेस कैपेबिलिटी, साइबर कैपेबिलिटी, स्टेल्थ कैपेबिलिटी, इंटेलिजेंस, ये सब चीज़ें एक बेहतरीन कोऑर्डिनेशन के साथ थी। तो हाँ, केवल मिलिट्री ऑपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इस ऑपरेशन से काफ़ी सारे लेसन्स मिलते हैं। बाकी यूएस के इस मिलिट्री एक्शन का एक सबसे महत्वपूर्ण पहलू जो कि है वेनेजुला का सबसे लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व, जो कि दुनिया में सबसे बड़ा है, और ये अमेरिकन मार्केट के लिए कई दशकों तक के लिए सप्लाई बना के रख सकता है। तो इस एक्शन का मोटिवेशन तो बिल्कुल क्लियर ही है। और तो और इस मिलिट्री ऑपरेशन से पहले वेनेजुला की जो मादुरो गवर्नमेंट है वो अमेरिका के साथ सक्रिय रूप से निगोशिएट कर रही थी, स्पेशली ऑयल एक्सेस को लेकर। कहने का मतलब ये है कि यूएस गवर्नमेंट को ऑयल एक्सेस चाहिए था,
तो वो बिना मिलिट्री इंटरवेंशन के भी शायद प्राप्त कर सकता था, लेकिन फिर भी उन्होंने मिलिट्री इंटरवेंशन चुना। और संभावित रूप से इसके दो प्रमुख कारण हो सकते हैं। पहला तो ये कि या तो यूएस प्रेसिडेंट को डाउट था वेनेजुला के प्रेसिडेंट की रिलायबिलिटी पर, या फिर यूएस प्रेसिडेंट वेनेजुला में केवल ऑयल कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं बल्कि वहाँ पे पॉलिटिकल कंट्रोल चाहते हैं, और वो भी बहुत ही मजबूत वाला। बाकी वेनेजुला वाला जो एक्शन है वो कहीं ना कहीं यूएस के 1989 पनामा इन्वेजन की तरह दिखता है, लेकिन वेनेजुला वाला ऑपरेशन ज़्यादा सर्जिकल है और इसके बाद के परिणाम और ज़्यादा अलग हो सकते हैं। और विशेष रूप से अगर यूएस प्रेसिडेंट की उस स्टेटमेंट को ध्यान में रखा जाए तो, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि यूएस वेनेजुला को तब तक रन करेगा जब तक कि वहाँ पे एक प्रॉपर ट्रांजिशन नहीं आ जाता है। और वो प्रॉपर ट्रांजिशन कैसा होगा तो उसको यूएस प्रेसिडेंट ने डिस्क्राइब नहीं किया है। तो कहने का मतलब ये है कि यूएस के जो ट्रूप्स हैं वो अनिश्चित काल के लिए भी वेनेजुला के जो ऑयल फील्ड है उनको ऑक्यूपाई करके रख सकते हैं। बाकी आप ये कह सकते हैं कि वेनेजुला की कंडीशन इराक की तरह नहीं हो सकती है, क्योंकि यहाँ का मिलिट्री इंटरवेंशन लिमिटेड है। लीबिया की तरह भी नहीं हो सकती है, क्योंकि वेनेजुला का जो इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर है वो कम्प्लीटली कोलैप्स नहीं हुआ है। लेकिन इस बात की पूरी संभावना है कि वेनेजुला की जो स्थिति है वो बहुत महंगी साबित जरूर हो सकती है, जिसमें बहुत लंबे समय तक वो यूएस ट्रूप्स के कब्जे में भी रह सकती है। बाकी अमेरिकन गवर्नमेंट अपने एक्शंस को किसी भी तरह से जस्टिफाई करे, लेकिन इस तरह के मामलों में उनकी जो हिस्ट्री है वो कुछ और ही कहती है। और जो एक सबसे बड़ा प्रश्न है कि लीगल तौर तरीकों को छोड़ने की अमेरिका की जो इच्छा उभर के सामने आ रही है, तो फिर इससे किस तरह का इंटरनेशनल ऑर्डर उभर के निकलेगा, तो ये सोचने वाली बात है। और इसका जो उत्तर है वही अगले दशक के लिए ग्लोबल पॉलिटिक्स को डिफाइन करेगा। बाकी इस पर आपके जो भी विचार हैं आप उसे कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें। हम जल्द मिलेंगे नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।